ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका अपनी दोनों बाहें खोलकर रोहित की तरफ कदम बढ़ाती है। रोहित अनिका के सीने से लग जाता है। दोनों की आंखों में आंसू बह निकलते हैं। लेकिन यह वह मुश्किल फैसला था जो दोनों को मिलकर लेना था। आखिर जंग कभी न खत्म होने वाला आगाज है, जिसमें विराम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पूर्ण विराम कहीं नहीं थी। वैसे भी अनिका बच्चों को यहाँ से भेजने के बाद अपने अगले विराम तक पहुँचना चाहती थी। वह वक्त आ चुका था जब वह अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन का जवाब दे सके। अनिका जल्द से जल्द अपने कदम आगे की ओर बढ़ाना चाहती थी। अनिका ने तय किया था कि वह आज रात ही अपना अगला कदम उठाएगी, क्योंकि दुश्मन इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आज के दिन उनके साथ किसी तरह की घटना घट सकती है। लेकिन इस वक्त रोहित के साथ रहना उसे अधिक उचित जान पड़ता है। किसी भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अनिका का मानसिक या भावनात्मक दबाव उसे अपने अगले कदम की ओर बढ़ने से रोक नहीं सकता था। लेकिन फिर भी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह मन ही मन यह तय करती है कि आज की रात वह अगले लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाएगी और जितना जल्दी हो सके वह सबसे पहले अपने बच्चों को सुरक्षित यहाँ से किसी अन्य वातावरण में आगे की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करेगी। इसकी तैयारी भी अपने आप में काफी समय लेने वाली थी, पर अनिका इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी। इसलिए कुछ देर तक रोहित के साथ पहले जैसे स्थिति में बने रहने के बाद वह रोहित से पूछती है, यह सारे इंतजाम अब तुम करोगे या मैं अपने हिसाब से सारी व्यवस्था करूं? अनिका की बात सुनकर रोहित को झटका सा महसूस होता है, लेकिन अब तक इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था उन दोनों को यह मुश्किल काम करना ही होगा, क्योंकि अनिका का लिया गया फैसला गलत नहीं हो सकता और साथ ही माँ होने के नाते इस वक्त वह किसी भी मायने में रोहित से कम तकलीफ महसूस नहीं कर रही होगी। अपने आप को संभालते हुए रोहित कहता है, यह मौका तुम मुझे दो, यह सब मैं देख लूंगा। अब अनिका आगे कहती है, ठीक है, लेकिन मैं अभी बता देना चाहती हूँ कि ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। अगर वक्त के बारे में अधिक से अधिक कहूँ तो 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर हमें इस काम को अंजाम देना होगा। रोहित बिना कुछ कहे हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और अनिका भी खामोश हो जाती है। जब रोहित अनिका की ओर ध्यान से देखता है तो वह महसूस करता है कि अनिका की निगाहें अपनी जगह पर स्थिर है, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है। वह किसी गहरे उथल पुथल के बीच किसी खास निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब रोहित पूछता है, क्या तुम अभी भी कुछ सोच रही हो अनिका? जब इतनी मुश्किल बात कह चुकी हो तो बची हुई बात भी कह दो। अनिका रोहित की तरफ देखती है और लंबी गहरी सांस लेकर उसे छोड़ देती है। फिर आहिस्ता से कहती है, समय। इतना कहकर वह चुप हो जाती है। अब रोहित एक बार फिर से कहना शुरू करता है, जो कहना चाहती हो अनिका साफ साफ कह दो। फिर हल्के से मुस्कुराकर आगे कहता है, वैसे भी बच्चों से दूर होने के बात को सुनकर अभी जितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारी अगली बात में उससे अधिक तकलीफ नहीं होगी। रोहित की बात सुनकर अनिका पहले हल्के से मुस्कुरा देती है और उसके बाद उसके मन में चलने वाली सारी बात रोहित को कह सुनाती है। रोहित जवाब देता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सभी इंतजाम समय से पूरे हो जाएंगे। फिर अपनी जगह से पलटकर रोहित कुछ कदम दूर चला जाता है और कुछ पलों के बाद अनिका की तरफ देखते हुए आगे कहता है, इस वक्त इससे कहीं ज्यादा मुश्किल सवाल यह है कि इस बारे में हम बच्चों से बात कैसे करेंगे। यह बात जो रोहित ने कही थी, अनिका पहले ही इस सवाल को लेकर अंदर ही अंदर सहमी हुई थी। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि वह तीनों बच्चों का सामना किस तरह करेगी।
और खासकर रिया को कैसे संभालेगी? उसे कैसे इस बात के लिए तैयार करेगी कि उसे अपने माता पिता से दूर जाना होगा? इससे भी ज्यादा डर उसे इस बात का था कि कहीं रिया की जिद के आगे रोहित टूट न जाए। एक और जहां रोहित को ऐसा लग रहा था कि अनिका अपने मन की सारी बात रोहित से कह चुकी है, वहीं अनिका के दिमाग में अभी भी कुछ ऐसा चल रहा था जिसे उसने अपनी जुबान पर आने तक नहीं दिया था। यह विषय था उसकी बहन श्वेता और लक्ष्य के बीच की अनसुलझी गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना। अनिका ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वह अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए शुरुआत आनंद सागर या युगराज दोनों में से किसी एक से करेगी। लेकिन अब समय तय करने वाला था कि उसके कदम पहले किस ओर बढ़ने वाले थे। एक और जहां तमाम कसमकस के बाद अनिका मन ही मन तय कर लेने में कामयाब हो गई थी, वहीं मारवा हाउस से कहीं दूर आसमान की ऊंचाइयों के बीच एयरक्राफ्ट में मौजूद भूमिका अजीब सी कसमकस में फंस जाती है और अचानक से बिना अर्जुन सिंह की तरफ देखे बोल उठती है, अर्जुन, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? इस पर अर्जुन ज्यों के त्यों बैठे हुए जवाब देता है, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमें निकलने से पहले इस काम को कर लेना चाहिए था। इस वक्त भूमिका कौटिल्य और अर्जुन सिंह के बीच में बैठी हुई थी। उसने अपने हाथ सीट के साथ लगे हुए हैंडरेस्ट पर रखे हुए थे और सिर सीट के ब्रैकेट से लगाकर आंखें बंद की हुई थी। भूमिका की तरह कौटिल्य और अर्जुन सिंह भी इसी पोजीशन में बैठे हुए थे। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद वह भी कुछ देर आराम कर लेना चाहते थे, क्योंकि लैंडिंग के बाद उन्हें एक बार फिर से एक्टिव मोड में आकर अपने मिशन को अंजाम देना था। अब भूमिका कहती है, तुम सही कह रहे हो, हमारी जरा सी चूक हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। हम दोनों का इस तरह से अचानक से एक साथ गायब हो जाना उनके विश्वास को मजबूत कर देगा कि हम दोनों एक साथ हैं और फिर एक ही मिशन पर हैं। अब अर्जुन सिंह बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इतना ही नहीं, उसे यह पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि हम कहाँ हैं। अगर उसने यह पता लगा लिया तो आगे की सारी बात समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब भूमिका आगे कहती है, अगर वह इतना भी पता न लगा पाए तो फिर वह किस बात की एक्सपर्ट? आखिर वह आज की तारीख में दुनिया के बड़े हैकर्स में से एक है। उसे जरा भी शक होना हमारे मिशन के लिए अच्छा नहीं है। कौटिल्य ने भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और वह ध्यान से उन दोनों की बातों को सुन रहा था। कौटिल्य को यह समझने में जरा देर नहीं लगी कि इस वक्त वह दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। अब जब भूमिका और अर्जुन सिंह दोनों खामोश हो जाते हैं, तब कौटिल्य बंद आंखों से ही उसी पोजीशन में बैठे हुए कहता है, यदि तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे तो मैं यह अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ कि तुम दोनों की समस्या क्या है, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद बताना होगा कि तुम ठीक इस वक्त क्या चाहते हो। कौटिल्य की बात सुनते ही भूमिका और अर्जुन सिंह दोनों अपने सिर को सीधा करते हुए एक साथ कौटिल्य की तरफ देखने लगते हैं। एक पल बिना कुछ कहे कौटिल्य की तरफ देखने के बाद भूमिका और अर्जुन सिंह एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वह दोनों ही अच्छी तरह जानते थे कि कौटिल्य के लिए उनकी समस्या को निपटाना चुटकियों का काम था। कौटिल्य दुनिया के बेस्ट हैकर्स में से एक नहीं बल्कि द बेस्ट था। अब कौटिल्य भी अपनी आंखें खोलकर उन दोनों की तरफ देखने लगता है। अर्जुन बिना किसी देरी के उसी मुस्कान के साथ अपनी जेब से अपना फोन निकालता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि इस वक्त वह अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह याद आते ही अचानक से उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। अर्जुन का चेहरा देखकर कौटिल्य कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लैंडिंग के बाद सबसे पहले इसी काम को करेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि तुम्हारी इस समस्या के समाधान के लिए तुमने क्या सोचा है। अब भूमिका कहती है, यह कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिस पर डिस्कशन की जरूरत हो। तुम्हारे लिए यह बेहद ही आसान काम है, सिर्फ 2 मेल भेजनी है, वह भी हमारे घरों की लोकेशन से। भूमिका की बात सुनकर कौटिल्य कहता है, तो फिर बड़ी समस्या क्या है?
भूमिका कौटिल्य के सवाल सुनकर अपने माथे को सिकोड़ लेती है और हल्के से उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम? भूमिका के इस सवाल पर कौटिल्य कुछ नहीं कहता। अब अर्जुन सिंह कहता है, भूमिका तुम इसके अलावा क्या सोच रही हो? यह मुझे भी नहीं मालूम, प्लीज बताओ ना, वह समस्या क्या है? अब भूमिका का चेहरा सामान्य हो जाता है और वह कहती है, हम लोग यह मानकर चल रहे हैं कि हम दुश्मन के प्लान से एक कदम आगे चल रहे हैं या फिर उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन यह मानकर चलो कि अगर वह हमसे एक कदम आगे चल रहे होंगे तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? अर्जुन कहता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारा यहाँ तक आना बेकार हो जाएगा, दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा और हम उसे हराने का मौका खो बैठेंगे। ऐसा मौका हमें फिर कब मिलेगा, यह कहना भी मुश्किल है। कौटिल्य कहता है, हम यह मौका किसी भी कीमत पर गंवा नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी तरह की चूक या देरी को झेलने की स्थिति में नहीं हैं। हमें हर हाल में कामयाब होना ही पड़ेगा। कौटिल्य की आवाज में एक अजीब सा जोर था। भूमिका को काफी अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी कौटिल्य को इस तरह से बात करते हुए नहीं सुना था। अब कौटिल्य भूमिका की तरफ देखते हुए आगे कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा, कोई न कोई तरीका जरूर होगा जिससे हम अपने दुश्मन पर बढ़त हासिल कर सकें। इस वक्त भूमिका के लिए बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी था अपने मिशन पर फोकस करना, इसलिए बाकी चीजों को नजरअंदाज करके वह अपनी बात कहना शुरू करती है। वह कौटिल्य से कहती है, तरीका है, लेकिन इसमें भी अड़चन है। अगर हम उस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करें जहां से हमें उस बच्चे के ब्लड रिपोर्ट की जानकारी मिली है, तो वह उस परिवार को आने वाले खतरे के बारे में सूचना दे सकता है। अब कौटिल्य कहता है, तो इसमें समस्या क्या है? हमारे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अब भूमिका कहती है, इसमें मुश्किल यह है कि हमारी बात पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूं ही यकीन नहीं करेगा। इतना ही नहीं, जब तक हम उन्हें अपनी पहचान नहीं बताएंगे तब तक वह हमारे सामने इस बात को स्वीकार भी नहीं करेंगे कि इस तरह कोई सिटीजन उनसे संपर्क में है अथवा इस तरह की कोई भी जानकारी उनके पास है। और तुम यह आसानी से समझ सकते हो कि यह विषय कितना गंभीर है। अब अर्जुन भूमिका की बात को पूरी करते हुए कहता है, अब हम अपनी आइडेंटिटी उन्हें नहीं बता सकते। अब भूमिका आगे, अगर हम बताएंगे तब भी वह हम पर यकीन नहीं करेंगे और इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। भूमिका की बात सुनकर अर्जुन खामोश हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। कुछ ऐसे ही स्थिति में घूमने की थी, किसी वक्त की नजाकत को समझते हुए आगे कहता है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही लैंड करेंगे वैसे ही तुम्हारी इन सभी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। तुम्हें जो भी जरूरी परमिशन चाहिए वह सभी बिना किसी को खबर हुए तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद तुम वहाँ की पुलिस से भी कांटेक्ट कर पाओगे और अस्पताल के प्रशासन से भी। तुम्हें जिस तरह की सपोर्ट की जरूरत है वह तुम्हें मिल जाएगा। जितने विश्वास के साथ कौटिल्य ने यह बात कही थी, भूमिका और अर्जुन सिंह दोनों ही हैरान रह जाते हैं। पर अर्जुन कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन भूमिका से रहा नहीं जाता और वह कहती है, और यह सब तुम कैसे करने वाले हो? कौटिल्य भूमिका की तरफ देखते हुए जवाब देता है, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी जरूरत के वक्त मदद कर सकूं। अब वह कैसे करना है वह मैं खुद देख लूंगा। फिलहाल तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे अभी बहुत काम बाकी है। तभी कुछ देर के बाद भूमिका ने देखा कि कौटिल्य भास्कर को काफी चोट लगी है और वो उसको पकड़कर आराम से खड़ी थी। तभी वहां से दूर किसी को उसने आहट सुनाई दी। वो उन्होंने अपने पिस्तौल को तान लिया था। अर्जुन और भूमिका ने तभी उन्हें देखा कि वहां अब्दुल आ रहा है, तो भूमिका ने अर्जुन को फायर करने से मना कर दिया, क्योंकि यह और कोई नहीं बल्कि अब्दुल था। भूमिका ने कहा, शायद इसको भैया ने हमारे लिए भेजा होगा। अब्दुल भूमिका के पास आ जाता है। भूमिका उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो अब्दुल? भूमिका की बात का जवाब देते हुए अब्दुल कहता है,
रोहित सर ने मुझे आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा है। भूमिका कहती है, ठीक है, चलो आ गए हो तो अच्छा किया। तभी भूमिका कहती है, तुम यहाँ की देखरेख करो कि कौटिल्य पर किसी ने हमला किया है। जिसने भी हमला किया है यहाँ पर उसको ढूंढो, अगर मिल जाए तो हमें बताना, वरना तुम यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाना, क्योंकि हमारी फिक्र आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी दिन होने वाला है। इतना कहकर वो कौटिल्य भास्कर और अर्जुन को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। कौटिल्य भास्कर का भूमिका ने हाथ पकड़ रखा था और जो घर था उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ जिसने कौटिल्य भास्कर पर हमला किया था वह भी वहां से जा चुका था। भूमिका कौटिल्य का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही थी और कौटिल्य को खरी खोटी सुनाई जा रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ चलो, वहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन तुम नहीं मानते। लेकिन कौटिल्य भास्कर उसको बिना कोई जवाब दिए आराम से सुनते जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इसको देखो मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। शायद इसको अपनी फिक्र नहीं है, जो हमला मुझ पर हुआ वह इस पर भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, यह फिर भी मेरी कितनी फिक्र कर रही है, कभी अपने प्यार को जाहिर नहीं होने देती। काश ये चोट पहले मुझे लग जाती और उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। यह सोचने के बाद भूमिका उसके फेस पर स्माइल देकर चिढ़ जाती है और उसे कहने लग जाती है, तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती? तुम्हें चोट लगी है और तुम स्माइल कर रहे हो। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन कहता है, भूमिका तुम्हें इतना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। अर्जुन सिंह भूमिका से कहता है, भूमिका अब चुप भी हो जाओ। बेचारे कौटिल्य भास्कर को कितना और सुनाओगी? कितनी देर से बेचारा सुनते जा रहा है, अब उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई है, तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी भूमिका अपनी एक उंगली अर्जुन की तरफ करके कहती है, चुप रहो तुम, क्योंकि तुम्हें पहले भी कहा था कि हमको इसको साथ में लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर खतरा हो सकता है। लेकिन तुमने मुझे कहा कि 2 से भले 3, तो इसके लिए इसको लेकर आए हो, तो इसीलिए तुम चुप ही रहा करो। तभी वह तीनों घर की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अर्जुन कहता है, भूमिका मैं तुमसे एक बात पूछूं? तभी भूमिका कहती है, हाँ पूछो, फालतू का जवाब मुझसे मत पूछना, क्योंकि मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं होगा, इसलिए टॉपिक तो टॉपिक कोई क्वेश्चन करो। तभी अर्जुन कहता है, हाँ भूमिका मैं बस यही कह रहा था, तुमने अब्दुल को कहा कि उन्हें यहाँ पर ढूंढो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वह आदमी यहाँ पर होगा हमला करने वाला, क्योंकि वह अब्दुल को आता हुआ देखकर वहाँ से भाग गया होगा, क्योंकि वहाँ पर होता तो शायद आसपास हमें मिल ही जाता। तभी भूमिका कहती है, हाँ वह जो भी है बाकी काफी शातिर और काफी तेज भी है, क्योंकि वह इतनी जल्दी से हमला करता है कि खुद कौटिल्य भास्कर को भी उसके हमले का पता नहीं चला। लेकिन अब वह वहाँ नहीं है, वह वहाँ से जा चुका है, इस बारे में मुझे पहले से ही पता है, लेकिन मैंने वह काम उन्हें इसलिए सौंपा है ताकि वह हमारा पीछा न करें और वहीं से वापस घर के लिए रवाना हो जाएं। तभी अर्जुन अपने हाथ से हल्की ताली बजाते हुए कहता है, भूमिका क्या दिमाग है तुम्हारा? मैं तो सोचता भी नहीं हूँ, तुम्हारी तो सोच भी खत्म हो जाती है जहाँ से मैं सोचना स्टार्ट करता हूँ। भूमिका कहती है, अभी चुप करके आगे चलो। इतना कहकर तीनों आगे की तरफ चलने लग जाते हैं।